नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। चर्चा शुरू करने से पहले हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सजेशन स्वागत है। ईरान और यूएस का जो युद्ध चल रहा है, तो सारी दुनिया उसके बारे में चर्चा ज़रूर कर रही है। ईरान ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और खाड़ी के अन्य देशों में ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू किए और हमले जो है वो जारी है, जिससे और भी तनाव बढ़ गया है। और जब अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो कब अमेरिका के जो बेसेस है इन सारी कंट्रीज में, उनके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया। तो ये बात तो समझ में आती है कि बदला लेने के लिए शायद ईरान ने ये काम किया। और दूसरी बात ये है कि क्या सिर्फ ये एक बदले की कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ और रणनीति छिपी हुई है? क्योंकि ईरान जो है खाड़ी देशों के जो अदर कंट्रीज है उनको कनेक्ट करते हुए एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है। क्या ईरान अमेरिका को संदेश देना चाहता है या फिर तेल बाजार के लिए जो लड़ाई हमेशा रहती है, ये उसका नतीजा है? आइए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू, आप हमारे जी, साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। ये सर जैसे लगातार हम देख रहे हैं न्यूज में कि ईरान जो है बाकी सऊदी अरब और यूएई खाड़ी देशों के ऊपर अटैक कर रहा है। इतना ही नहीं सर, साइप्रस जैसे कंट्री में जहां पर यूके का एक सेंटर था उसके ऊपर भी उन्होंने ड्रोन अटैक किया। तो सर इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है या फिर वो दुनिया को जी, बताना चाहता है कि हाँ, हम किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं? जी, देखिए इस समय जो ईरान जो है वो अ, जैसे ही ख़ामेनी और जो टॉप लीडरशिप है इनकी जैसे ही अ इज़राइल और अमेरिका के द्वारा इसका जैसे ही एक तरह से अंत किया गया है, तो उसके बाद अब जब ईरान की तरफ से जब रिपरकशन हो रहा है, तो उसमें चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, कुवैत हो और सऊदी अरब हो, इन सभी जगह पर जहाँ भी जो मिडल भी सुरक्षा अमेरिका ने अपने हाथों में ले रखी है, इन सभी पर जहाँ भी यूएसए के बेस कैंप हैं और साथ-साथ उसने वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको भी एक तरह से शिकार बनाया है, तो उन सभी पर वो जो अपनी जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, उन सभी से हमले कर रहा है। और इसमें इस स्तर तक वो चीज़ें जा रही हैं कि उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो भी शिपमेंट हैं, उस पे उसको भी वैसे ये जो भी एक तरह फाइनेंशियल वो दुबई में ख़ास करके जितने भी नागरिक हैं, उन सभी की सुरक्षा इस समय बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो इसके कारण अब जो ये जो भी वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट कंट्री का जो पूरा ही जो एरिया है, वो इस समय एक तरह से खतरे में है। और क्योंकि उसमें ना केवल ईरान की जो सेना है, उसका पार्टिसिपेशन है, अपितु वहाँ के जो ईरान ने खुद ईरान के क्लर्क्स के लिए जो वहाँ की जो लोकल उन्होंने अपनी जो सेना एक तरह से बनाई हुई थी आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो थी, जो ख़ास करके क्लेरिक्स को सपोर्ट करती थी और जब ईरान में ये एक तरह से जब वहाँ पर जब ये क्रांति हुई, ईरान की क्रांति हुई 11 फरवरी 1979 में, 1979 में। तो और उसके बाद इसका पर्पज़ यही था कि वहाँ पर जो एक इस्लामिक जो एक शासन है, उसकी स्थापना हो सके और वहाँ की पूरी सभ्यता को एक तरह से और इस्लामिक हिसाब से ही वो उस रास्ते पे जाए, उस पे आगे जाए और वहाँ पर हमने देखा भी कि उसमें इतनी कठोरता थी कि उसके लिए अनेकों-अनेकों लोगों को ना केवल फांसी की
फांसी हुई, अपितु उन्हें अलग-अलग तरह से सज़ाएँ मिलीं और उसके कारण ईरान का जो खुद स्टेट था वो वहाँ के आपस में ही जो उनके जो नागरिक हैं उन पे एक एक तरह से था इस लेवल का दमन था तो जिसके कारण से उसमें अपने आप ही वहाँ प्रोटेस्ट जो थे वो एक लंबे समय से चल रहे थे और उस बात को कहीं न कहीं ये कह के एक तरह से वो रोका जा रहा था कि हम इज़राइल को मिटाएँगे या अमेरिका को मिटाएँगे। लेकिन उसके बदले में वहाँ के जो भी चाहे अयातुल्लाह रुहिला ख़ुमैनी हो, चाहे अयातुल्लाह अली ख़ामनेई हों दोनों ने ही जिस तरह से पिछले लगभग इतने वर्षों में वहाँ के नागरिकों को सप्रेस किया और उनके जो मूल अधिकार थे, ख़ास करके महिलाओं के जो थे उन सभी को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से उसमें बंदिशें लगाईं, तो उसके कारण वहाँ के नागरिक जो थे वो खुद ही ये चाह रहे थे कि अब कहीं न कहीं इस सत्ता से हमें जो है वो छुटकारा चाहिए। और इसके कारण वहाँ पर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, महँगाई बहुत अपर लेवल पे पहुँच चुकी थी और ख़ास बात ये था कि ना केवल ख़ामनेई उनके लिए एक तरह से इज़राइल को बार-बार धमकी दे रहा था, अपितु उसके लिए जो सीधा पैसा जो ईरान के नागरिकों के लिए होना चाहिए था, उस सारे पैसे को वो उसे कहीं न कहीं हिज़्बुल्लाह को जिस तरह से दे रहा था, उनकी जितनी भी जो फाइनेंसिंग थी, वो उसे ईरान कर रहा था और ख़ास करके जो हमास को जितना भी जो पैसा जो दिया जा रहा था, वो जिस तरह से ईरान दे रहा था, उसकी फंडिंग हो रही थी, तो उसके कारण भी जो उस रीजन में ये अ, है। अब ये बात कह देना कि इस चीज़ को लेके सीधा-सीधा एक शिया या सुन्नी एक तरह से वहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हीं के लिए गलत कहा जाएगा क्योंकि वहाँ जिस तरह की बंदिशें वहीं की क्योंकि वो नागरिक भी तो मुस्लिम हैं, उन पर जिस तरह से जो एक तरह से ये उनकी उनकी सुनवाई करने के बजाय और जब आप किसी दूसरे देश के लिए आप अपने पैसे को दोगे, तो कहीं न कहीं उसके कारण जो एक वो है, वो आपस में वो असंतोष तो नज़र आएगा ही। और ईरान के जो भी तेल जो हैं ख़ास करके उसका जो पैसा जो है, वो एक विशेष लोगों तक ही जो था वो सीमित था, तो उसके कारण भी ये चीज़ें थीं क्योंकि अ, जितनी भी अ, जितने भी क इस तरह के क्लेरिक्स लोग थे, तो उन्हीं के लिए जो मौलवी लोगों के लिए ही वो सारे पैसे का यूज़ हो रहा था और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पर्सनल फ़ोर्स बना ली थी। तो वहाँ के जो नागरिक थे वो कहीं न कहीं इस बात से भी उनमें आपस में असंतोष था कि हमारे ऊपर केवल बंदिशें लगाई जा रही हैं और जो हमारी जो मूल सुविधाएँ हैं और उसका कहीं नहीं। और वहाँ का चाहे कला, साहित्य, दर्शन किसी भी रूप में ईरान का था, उसको जिस तरह से एक तरह से नष्ट करने की जो बात थी वो था क्योंकि यूनानी जब राज्य यहाँ पर था और उसके बाद फिर ये लगातार उसके बाद ये पहलवी साम्राज्य हुआ, सासानी साम्राज्य रहा और जब अरब अरब के मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने इस क्षेत्र का इस्लामीकरण किया और फिर ये इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का जो यहाँ पर जो है वो एक केंद्र बन गया। प्रचलन। लेकिन जब बाद में जब हम इसको देखते हैं कि तुर्क और मंगोल जब यहाँ पर आए तो वो ईरान की जो जगह है वो फिर से वहाँ पर उसमें उनके खिलाफ उसमें एकजुटता आई और धीरे-धीरे फिर जब देखें तो ये मोहम्मद रज़ा पहलवी उसी एक तरह से उन्होंने इस सत्ता को उसी के लिए कहा कि हम तुर्क और मंगोलों से अलग एक अपनी खुद की सत्ता जो है उसको रखेंगे। लेकिन जब बाद में जब ये देखा कि जो क्योंकि वो जिस तरह से अपने देश के लिए सुधार कर रहे थे, तो उसमें इस इस्लामिक जो क्रांति जो थे जो इन्होंने उसको एक आधार बनाते हुए उस उनके सारे जो ईरान के जो उस एरिये के लिए जो चीज़ें जो जानी जाती थी, उनको अलग रखते हुए एक तरह से एक अलग पंथ की ओर वो आगे बढ़ने लगे। तो इसके कारण वहाँ के जो भी फ़ारसी लोग जो हैं वो साथ-साथ में अज़रबैजानी हों, चाहे कुर्द हों, चाहे लुर लुर हों, यहाँ की जितनी भी जो जनता है वो एक तरह से उन सभी में डिवाइडेशन होने लगा और उनमें आपस में जो जातीय संघर्ष हैं वो इस कदर बढ़ गए कि
चाहे ईरान के बाद अगर हम उस क्षेत्र पे देखें तो चाहे सीरिया का हिस्सा हो और चाहे चाहे सीरिया के साथ में इराक का हिस्सा हो, तो ये सारी जो जगह है वो एक तरह से टेरिटरी फ्री एक तरह से क्षेत्र बन गया और वहाँ पर किसी की भी सत्ता नहीं रही और वो आपस में जो है वो एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर जिस तरह से जातीय समूह की जो लड़ाई होती रहती है, तो उसके कारण ये सारा जो क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा ही सेंसिटिव ज़ोन बन गया सर और और अ हाँ, अ, जी। जी, जी। हाँ सर, दूसरी बात सर, आज मैंने न्यूज में पढ़ा, न्यूज में आ रहा था अजरबैजान पे भी शायद उन्होंने ड्रोन अटैक किया है। सर बात अभी हुँ, ये है हुँ। कि जब अमेरिका ने यहाँ पर जिन जिन देशों में अपने बेसिस बनाए तो उन्होंने कुछ गारंटी दी होगी कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये सारे अटैक्स हुए, उससे बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया कि अमेरिका इनको बचा नहीं पाया इनके ड्रोन अटैक से। तो सर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर के साथ, तो हमारे ऊपर भी कितने सारे आए थे ड्रोन्स, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने हम सभी को बचाया। एक भी ऐसा मिसाइल हो या ड्रोन हो हमारे यहाँ नहीं गिरा। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से इन देशों ने अमेरिका के ऊपर विश्वास रखा और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम उनको बचा नहीं पाए। देखिए, जहाँ तक कोई भी वॉर हो तो उसमें ये कहना कि कहीं भी 100% आप एक्यूरेसी कर सकते हैं, ये तो कहना सही नहीं है। लेकिन बिल्कुल। एक जिस जिस हद तक आप न क्योंकि मोसाद की जो एक जब हम इंटेलिजेंस के बारे में जब हम देखते हैं, तो मोसाद ने जिस तरह से इनकी टॉप लीडरशिप को आइडेंटिफ़ाई किया और वो किस जगह पे है, किस स्थान पे है, क्योंकि ऐसा युद्ध पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिसमें सबसे पहली बार जाते ही और उस देश की जो टॉप लीडरशिप है, उसका अंत कर दिया गया। कई बार यस। देखने में ये आता है कि आप जाते हैं उस क्षेत्र के नियर बाई क्षेत्र को जीतते हैं, लड़ते हैं, फिर उसके बाद जब वो क्षेत्र जीत जाता है तो वहाँ की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन होता है, उनको हटाया जाता है या उनका उनको उनको जो भी सज़ा दी जाती है और उसके बाद जो है एक टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ के और चीज़ें जो हैं डिसाइड की जाती हैं। ज क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद गद्दाफ़ी को जब हटाया या इराक में जब हुसैन को हटाया गया तो सद्दाम हुसैन को हटाया गया, तो ये चीज़ें इसी तरह से हुई थी कि पहले उस क्षेत्र को जीता गया और उसके बाद उनको हटाया गया, उनको सज़ा दी गई। लेकिन राइट। उसके बाद जिस तरह से ईरान जो है लगातार जिस तरह से ईरान की जो गतिविधियाँ बढ़ रही थी और उसमें वो ख़ास करके इस बात को कह रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन को बनाएँगे और उसके बाद जो है हम इज़राइल का जो है वो अंत कर देंगे, तो उसके कारण और ना केवल अंत कर देंगे वो लगातार इस तरह से जो है वो एक्टिविटियाँ कर रहे थे। क्योंकि जब इज़राइल के अंदर जो अटैक्स हुए थे, तो उसमें यही देखने में आया था कि वहाँ के जो नियर बाई जो भी लोग थे उन्होंने वो वहाँ के जो नागरिक थे उनके साथ उनके बच्चों की चाहे देखभाल हो वो कर रहे थे, चाहे उनकी गाड़ियों में रह के उनकी ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे और बाद में वो अटैक्स इस तरह से हुआ कि बाद में वो उनकी महिलाओं को और बच्चों को ही वहाँ से ले गए और आप इस तरह का अविश्वास एक साथ करेंगे तो उसके कारण एक एक तरह से जो है वो क्योंकि फिर उसमें लगभग 12 से 15 से लोगों की जो है वो और वो जो लड़ाई थी जब हमास के साथ हुई तो उसमें इज़राइल को एक तरह से ये सोचने पे मजबूर हुआ कि हम अपने देश में अपनी टेरिटरी में एक उससे रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं रहने दिया जाएगा, तो वो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें तो फिर निश्चित ही उस तरह से हैं और जो आप कह रही हैं कि क्योंकि एक साथ जब अटैक्स जब होते हैं तो क्योंकि ये लगातार 10-12 देशों में अटैक हो रहे हैं, तो सारी जगहों पे, तो उसमें कहीं न कहीं कोई जैसे कुछ जो भी एरिया हैं जहाँ पर अगर यूएस बेस कहीं है तो उसमें
कुछ नागरिकों की मौत जो है वो तो निश्चित रूप से इस तरह की इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल कहीं कोई इस तरह से वॉर चल रहा है, तो उसमें तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्योंकि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात की जाए, तो अगर कहीं धमाका हो रहा है और नागरिक इधर से उधर गिर रहे हैं, आर्मी के जवान भी हमारी तरह ही हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ से बने हों और यस, वो अच्छे अगर कपड़े भी पहनते हैं या अपने बॉडी को बचाने के लिए चीज़ें भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं उन्हें चोट लग रही है या कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके बाद वो और ख़ास करके जब मिसाइलें आ रही हों और सीधा उन्हीं के बेस उन पे अटैक किया जा रहा हो, तो उसके कारण ये तो है, तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। तो ये कह देना कि किसी वॉर में किसी एक पक्ष को ही नुकसान होगा, तो ये तो नहीं है। हालाँकि ये अपने आप में अमेरिका के लिए और इज़राइल के लिए बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने ईरान पे जो अटैक किया तो उसमें सबसे पहला इस तरह से अटैक किया कि वहाँ की जो भी जो इस तरह के लोग थे जो सीधे सत्ता में थे उन सभी को अंत कर दिया और उसके कारण वहाँ के जो नागरिक हैं वो खुश हैं, वहाँ के महिलाएँ खुश हैं, वहाँ की जनता खुश है और वो जनता वहाँ पर सड़क पर निकल कर इज़राइल और अमेरिका के फ़ेवर में जिस तरह से आ रही है, निकल रही है और जिस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्योंकि पिछले लगातार कई वर्षों के उसमें लगभग 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोगों को जिस तरह से उनकी हत्या हुई, तो उसके कारण वहाँ जो एक प्रोटेस्ट जो था, वो तो एक लगातार हो रहा था चूँकि वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रियों की तरह ना तो वहाँ पर इंटरनेट चलता है, ना वहाँ कोई मीडिया है, ना कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन वहाँ से जा सकती है। ना वहाँ पर इस तरह के जर्नलिस्ट हैं कि जो सारी बातों को कह सकें। तो यस, वहाँ से जो भी चीज़ें छन कर आती हैं या चीज़ें जो निकल के आती हैं वो 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 इस तरह से आती हैं कि और वहाँ के जो नागरिक हैं वो एक तरह से जिस तरह से इस्लामिक और इस शासन से जिस तरह से दुखी हो रहे थे और वो खुद चाहते थे कि इस शासन का अंत हो जाए, तो इसके कारण ही वो लगातार ये प्रयास में थे कि अब हमें इससे छुटकारा मिले और ना केवल इस बात से अपितु वो अपने जो पुराना धर्म है और उसकी भी वो चर्चा करने लग गए थे क्योंकि जब ईरान का खुद जब जब फ़ारस के बाद में जब इसका खुद नाम ईरान जब डाला था, तो ईरान का नाम खुद आर्यन था। उसका मतलब आर्यन होता है और कि हम आर्य हैं और हमारे यहाँ पर जो है सूर्य के उपासक हैं और हम अग्नि की पूजा करते हैं, हवन और रिचुअल्स करते हैं, तो इन सभी के लिए उस ईरान के नागरिक दोबारा से अपनी आइडेंटिटी की ओर जाने लगे हैं। वहाँ पर काफ़ी एक बड़ा सेक्शन इस तरह से है जो चाहता है कि हम फिर से अपने जो वहाँ के चाहे जो भी मूल धर्म है उसके लिए हम फिर से जाएँ। जो बचे हुए थे क्योंकि इस्लामिक जब वहाँ पर जब अरब का सबसे पहले आया और वहाँ के नागरिकों को जब खत्म करने लगे, उनमें से कई लोग भारत में भी आए, भारत में भी शरण ली, सबसे पहले गुजरात में ही आके शरण ली। तो यहाँ और तो ये इस तरह से क्योंकि जो वहाँ और उसमें ख़ास करके लगातार फिर लंबे समय तक सूफ़ियों का भी उसमें रहा कि सूफ़ियों ने भी वहाँ पर जिस तरह से इस्लामिक कट्टरता थी, उसको बढ़ाया। क्योंकि वो एक तरह से जितने भी थे वो जो एक तरह से इस्लामिक जो भी राजा होते थे, जो उनके लिए वो एक तरह से इंटेलिजेंस देने का काम करते थे, वो अपनी कविताएँ, कव्वाली, गज़ल सुनाते हुए वो जाते सुनाने के बहाने से जाते थे और दूसरे राज्य में जाके वहाँ की क्या क्या उनकी कितनी फ़ोर्सेज़ हैं, कहाँ पर हैं, इन सारी बातों को जानकर और अपने जो भी शासक थे, उनको देते थे। तो इसके कारण जो लगातार जो थी वो वहाँ पर जो कट्टरपंथी जो भावनाएँ थी वो आगे बढ़ती चली गईं और इस सभी का दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जितने भी जो अच्छे नागरिक थे या जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो उस क्षेत्र को उन लोगों ने खाली कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो क्षेत्र एक तरह से जो है युद्ध के अंतर्गत ही रहने लगा और आज जो भी उस जगह का जो जिस तरह से एक पिछड़ापन जो माना जाता है वो इसी कारण है कि वहाँ पर जो आप किसी क्षेत्र में जब इम्प्रूवमेंट की जो जगह है वो जब खत्म हो जाएगी तो उसका कहीं न कहीं यही हाल हो जाता है। भारत यस सर। में हालाँकि भारत में हालाँकि विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो जिस तरह से ये रुदाली मचा रही हैं तो उसके कारण
एक थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो यूजीसी के कारण थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, तो वो ज़रूर इन्हें संजीवनी बूटी की तरह फिर भी मिल गया है कि क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ईरान के समर्थन में और वहाँ के जिस तरह से बार-बार बोल रहे हैं और तो उसका कहीं न कहीं सोसाइटी में एक फिर से ब वो बीजेपी के लिए फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी और यहाँ पर हालाँकि बीजेपी का उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें जनता के बीच में जो मैसेज जो जाता है, वो चला जाता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आतुरता दिखा रही है उस युद्ध में और ख़ास करके वहाँ के जनता की भावनाओं से अलग जा रही है, तो और क्योंकि वहाँ से भी कई सारी वीडियो इस समय इस तरह की आ रही हैं कि वो इंडिया की ऐसी जो कट्टरपंथी महिलाएँ हैं, वो जिस तरह से यहाँ रो रही हैं, तो उसके लिए भी वहाँ से कुछ इस तरह के मेम्स वगैरह बनते हुए आ रहे हैं, जिसमें वो यहाँ इंडियन इस तरह से महिलाओं को वो टारगेट कर रही हैं, जो ख़ास करके जो इस्लामिक कट्टरपंथी की जो है वो है और ख़ामनेई की मौत पे जो है वो दुःख हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं तो इससे जो ख़ास करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, वो निश्चित तौर पे अपना जो वोट बैंक है, वो निश्चित तौर पे जो है वो ज़रूर खराब करेंगी। यस सर। सर इसी घटना को जोड़ते हुए सर आज ही शायद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री जी, वो ईरान की एम्बेसी ऑफिस में गए कंसुलेट में और जो मैसेज लिख कर आए हैं कुछ कंडोलेंस मैसेज करके। और सर इसी बीच में जो इंडिया में ईरान के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही थी और अमेरिका ने अचानक से युद्ध शुरू किया और वो बात भी बोली उन्होंने कि एक प्राइमरी स्कूल के ऊपर जो अटैक हुआ जिसमें 160 से ज्यादा छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो मारी गई। तो सर ये दर्शाता है और अब सर इंडियन ओशन में ईरान का वो नेवी का जो शिप था वो डुबोया अमेरिका ने जो जा रहा था वापस। तो ये दोनों घटनाएं सर बताती है कि जब युद्ध होता है तो कोई मॉरल वैल्यूज नहीं रहती, कोई एथिक्स नहीं रहता और ये युद्ध जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ही लाता है। ये बात को समझते हुए क्या सर ये दोनों देश ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका, ये मानेंगे? अमेरिका तो सर अभी कह रहा है कि हम लोग जमीन पे भी अभी युद्ध में जाएंगे, अभी हमने एयर स्पेस कैप्चर कर लिया, नेवी को बर्बाद कर लिया, अब बोल रहे हैं कि हम जमीन पे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सर मेरा ये डाउट है सर कि इनका इतिहास जमीनी लड़ाई का इतना अच्छा नहीं है यूएस का। वियतनाम जैसा छोटा देश सर उनको हरा दिया था इतने साल युद्ध में लड़ने के बाद। फिर अफगानिस्तान में भी देखा हमने यूएस आर्मी की क्या हालत हुई और अब ये जमीनी हालत जमीनी युद्ध की बात करें ईरान के साथ। नहीं, देखिए उसमें उसमें मैं इसको 2 तरह से चीज़ों को लेता हूँ। एक तो यूएस जो है अपनी अपने डिफेंस पे इतना इस तरह से खर्च करता है और ख़ास करके सीआईए पे इतना इतना खर्चा होता है कि सीआईए अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस जो कलेक्ट करती है और उसके बाद वहाँ के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करती है और चूँकि जब ऐसी जगह पर जहाँ जिस जिस रीजन में कोई वास्तविक सत्ता ही ना हो और सत्ता क्योंकि जब हम ईरान को ख़ास करके देखें तो ईरान में कई कई तरह की जो आबादी है, चाहे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अजरी, मजंदरानी, गर्की 8% के करीब हैं। फ़ारसी ये ख़ास करके फ़ारसी जो है 54% हैं और इसमें ख़ास करके जो बलोची, लूरी और तुर्कमेन 2% हैं। इस जब आपस में जब इन सभी के बीच में लगातार जब संघर्ष होते हैं तो उसमें देखने में ये आता है कि आप ऐसे कई लोग आपको मिल जाएँगे जो अपने उस देश के अगेंस्ट बिकने के लिए तैयार हैं या या जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सीआईए उन सभी लोगों को खरीदने के लिए तैयार है और जो आप कह रही हैं लड़ाई के लिए टेक्नोलॉजी में यूएसए आज उस लेवल पे पहुँच चुका है कि वो किसी भी देश में जाके वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी तरह से वॉर को अंजाम दे सकता है। अब रही बात जो फ़ील्ड की ख़ास करके इन्फेंट्री की जो जिस आप वॉर की बात कर रही हैं, तो इन्फेंट्री वॉर में तो ये है कि
चूँकि वहाँ का टेम्परेचर इतना हार्ड है उस जगह पे, तो वो तो वैसे ही वहाँ के सैनिकों के लिए एक एक जी, कठोर जी। है वो ठीक ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में हमें यूएसए की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन वो लगातार उन्होंने वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर उनकी प्रेज़ेंस ना हो, उन्होंने अपने बेस ना बनाए हों और उस जगह पे जाके मतलब वो किसी भी इस स्थिति में आ जाना कि उस देश की पूरी सत्ता को खत्म कर सकते हैं। तो ये तो यूएसए के लिए निश्चित तौर पे हमें कम से कम क्योंकि आज जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो आज इंडिया हम अगर पाकिस्तान से लड़ने की सोचते हैं, तो केवल पीओके पे जाके केवल हमला कर सकते हर और पीओके में भी जाके केवल चुनिंदा टेररिस्ट अटैक्स तक की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन पर ही अटैक करने की बात सोचते हैं। तो आज हमारी कंट्री का जो एक एक मॉरल वैल्यू या एक थॉट जो है वो वहीं तक सीमित है और यूएसए के लोग कम से कम इस हद तक सोच रहे हैं, वो इतना रिसर्च करते हैं कि वो किसी भी जगह पे जाके उस वहाँ पर बेस बनाना चाहे वो वहाँ से कोई भी फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वहाँ का ऑयल है उसको ले रहे हैं, चाहे अदर रिसोर्सेज़ को ले रहे हैं, लेकिन वो उस रेंज पे पहुँच रहे हैं। अपने अपने सैनिकों को कोई देश खोना नहीं चाहता है। लेकिन आप किसी दूसरे देश के लिए क्योंकि इज़राइल के लिए जिस तरह से अमेरिका ने स्टैंड लिया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप किसी दूसरे देश के ह्यूमैनिटी के लिए उस देश के उस रीजन को सपोर्ट करने के लिए आप वहाँ पर गए और आपने स्टैंड लिया और उसमें आप एक इतने बड़े देश से ईरान जैसे बड़े देश से आप लड़ रहे हैं, वहाँ की सत्ता से लड़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उनकी जो मोरल वैल्यू है उसको भी शो ऑफ करता है कि अमेरिका और ख़ास करके ट्रम्प जो हैं उन्होंने अगर इस बात को कहा है, स्टैंड को लिया है, तो वो उस पर अड़े हुए हैं। तो इस बात से और जब सीनेट में भी जब ये प्रस्ताव गया है, तो सीनेट ने भी पूरी तरह से उनके फ़ेवर में कहा है। तो इस चीज़ से कहीं न कहीं ट्रम्प के जो हैं वो बड़ी मजबूती से अमेरिका में जो है उनकी पोज़ीशन बहुत मजबूत हो रही है और उनके बाहर भी जो भी प्रशंसक हैं निश्चित तौर पे उनके अंदर भी उनकी इस छवि से निश्चित ही पॉज़िटिविटी बढ़ेगी कि वो जिस चीज़ को चाहते हैं कि अगर कि कहीं भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अगर आगे बढ़ावा जि किस तरह से देना है, तो ये ट्रम्प से ज़रूर सीखना चाहिए कि चाहे उसके लिए वॉर ज़रूरी है, तो वो उसको करते हैं। तो ये इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन चाहे किसी भी रेंज में हो वो असल में वहाँ उस क्षेत्र के जो आम नागरिक हैं उन्हीं को ही तो परेशान करते हैं और वो उनके स्वयं के धर्म के ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अदर हों और उन्हीं के पैसे से फिर वो फलते-फूलते हैं और फिर विश्व के जो अन्य दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर एक तरह से आतंक फैलाने का काम करते हैं। तो आज कहीं न कहीं जिस तरह से ट्रम्प ने जो ये स्टैंड लिया है, तो इसके लिए और नेतन्याहू जी जिस जिस हद तक आगे जाकर अपने राज्य को, अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने ना निवासियों को बचाने के लिए जिस हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो इन दोनों नेताओं की प्रशंसा करनी ही चाहिए। अब कहीं कोई अपने आप को ये क जिन लोगों को ये लगता है वो हमारे धर्मगुरु हैं और हमें वहाँ पर जाकर उनके तो उन्हें ये भी तो समझना चाहिए कि आप ही के लोगों पर ही तो उन्होंने आपके स्वयं के लोगों पर ही तो उसने किस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के नागरिकों पर ही क्योंकि उसमें वो किसी अन्य लोगों को नहीं, आप ही की ही महिलाओं को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, आपके युवाओं को। इस समय सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चों को सज़ा देने के मामले में ईरान प्रथम स्थान पर है। तो आप ही के बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ही वो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और उसको एक तरह से और आप ही के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे उनको उनकी किलिंग हो रही है। तो ये कि अब इसमें आप ये कह देना कि ठीक है इज़राइल का तो एक अपना वो अपनी सुरक्षा के लिए है, लेकिन कहीं न कहीं इससे अगर ईरान में एक मोरल वैल्यूज़ की कोई नई गवर्नमेंट बनती है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई क्रिश्चियन आके बन जाएगा। कोई भी नया जो भी सत्ता में आएगा, वो भी इस्लामिक ही रहेगा और नया कोई इस्लामिक आपका कोई ऐसा सत्ता में आता है जो आपके लोगों को अच्छी वैल्यूज़ दे और एक तरह से क्योंकि अब सऊदी अरब में जो जिस तरह से नए जो किंग हैं
और युवराज हैं, वो जिस तरह से सऊदी अरब के लोगों को जिस तरह से छूट दे रहे हैं, तो उस तो अगर इसी तरह की चीज़ें जो हैं, थोड़ा-सा खुलापन अगर ईरान में आएगा, तो वहाँ के नागरिक ही स्वयं उस सत्ता में रहना पसंद करेंगे। तो इसके तो ये चीज़ तो आपके स्वयं के लिए ही अच्छी बात है। तो अब भारत में कम से कम प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, शांतिपूर्ण कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अब उसमें जो जिस तरह से चीज़ें जैसे कश्मीर में देखा जा रहा है कि आज पथराव हुआ है, तो तो ये थोड़ा-सा एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भारत में भी चिंता का विषय है और उसमें विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से लगातार वो कर रही हैं, तो उसके कारण कहीं न कहीं भारत को अपनी अपनी सुरक्षा चिंताओं के लिहाज से भी थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं इस बहाने से कहीं विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, वो भारत में कहीं न कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश ना कर दें। तो क्योंकि इस कठिन समय में तो हालाँकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है क्योंकि यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो शिमला जैसी ठंडक पैदा कर देते हैं गर्मी में भी, तो यहाँ यस, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो राइट, राइट, ये राइट। है कहीं ये तो मानना पड़ेगा सर कि योगी जी जो है वो अपना काम बिल्कुल बुलडोजर बाबा इसीलिए तो कहते हैं उनको। एनीवे सर, हम इतना ही कहेंगे कि अमेरिका ने अपना जो एजेंडा रखा है सामने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस चक्कर में तेल का जो बाजार है वो कैप्चर करने का जो उनका हमेशा का प्रयास रहता है, वो बिल्कुल खुलेआम सबको मालूम है। और ये भी है सर कि वो चाइना को सुपर पावर देखते हुए नहीं देख सकता, साथ साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी जो अच्छी से ग्रो कर रही है वो भी नहीं देख सकता। तो मॉरल ऑफ दिस पॉडकास्ट इज दैट अमेरिका जो है अपने स्वार्थ के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, किसी के इस घर में जाकर, ये हम कह सकते हैं सर। बस तो इसमें ख़ास करके इसमें मैं इस बात को भी ऐड ऑन करूँगा क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी इकोनॉमी को पेट्रोल डॉलर के हिसाब से काफ़ी जनरेट करता है और इस मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं उसने इस बात को उनसे टाई अप कर रखा है कि आपकी सिक्योरिटी मैं सँभालूँगा और आप मुझे अपना अपना जो भी ऑयल है वो देंगे और इस बात के लिए वहाँ के चाहे इनमें से कोई भी देश हो सभी देशों ने एग्रीमेंट कर रखा है। कतर हो, बहरीन हो, सभी सऊदी ये अरब हो, सभी ने उनसे कहीं भी रिलीजन बीच में नहीं है। और वहाँ के वो जो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो अपने नागरिकों से अलग रहकर वो स्वयं अमेरिका से इस तरह से पैक्ट करने में लगे रहते हैं। तो ये बात कह देना कि नहीं कि वो उसमें कहीं भी क्योंकि जब ईरान में भी इस तरह की जब चीज़ें हो रही थी, तो क्योंकि वहाँ क्योंकि जो ऑयल का जो हिस्सा था, वो कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा था, बाकी नागरिकों से उससे नहीं। तो जब वहाँ के नागरिक ही इस बात से जब दुखी थे, तो पिछली कई घटनाएँ ऐसी आई हैं, जिसमें लगातार मस्जिदों में आग लगाई है वहाँ के नागरिकों ने। तो वो एक तरह से इसे ही क्योंकि वो इसी सत्ता से दुखी होने के कारण ही उन्होंने लगातार इस तरह से किया था कि आप तो ये बात आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इस्लामिक स्टेट में इस तरह से हो रहा है, तो वो वहाँ के नागरिक और स्वयं उसी धर्म के लोग कर रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों से भी आगे जा रहे हैं। और अमेरिका जो है कहीं न कहीं अमेरिका ये चाहता है कि वो उनका मॉडल बिज़नेस का मॉडल है तो वो बिज़नेस के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अ, इस बात से कहीं भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपको क देर-सवेर सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन आप किसी के ब्रेन को नहीं खरीद सकते हैं। आप आप किसी स्टेट में या किसी नेशन में तभी विकास हो सकता है, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, जब उस कंट्री में वहाँ पर ब्रेन मौजूद रहेगा। अगर ये आप किसी ऐसे लोगों को प्रमोट करने लग जाएँगे जिनमें दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने की चीज़ें नहीं हैं या उनके ब्रेन का यूज़ आम जनता के कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं है या बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए नहीं है, तो उस देश का पतन होना निश्चित है। तो मेरिट की वैल्यू हमेशा आपको जाति, धर्म, पंथ इन सभी से ऊपर हो उठ के करनी होगी और अमेरिका इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है और उसके कारण वो अ, इस समय जो है वो सत्ता के मूल केंद्र में बना हुआ है। हम एज़ ए इंडियन यही उम्मीद कर सकते हैं हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि भारत भी देर-सवेर कभी ना कभी उस ऐसी स्थिति में पहुँचे कि
हम भी विश्व के किसी भी कोने में वहाँ अपनी जो है सत्ता को इसी तरह से बरकरार रख सकें, तो हमें केवल यही उम्मीद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आप क्या पॉलिसियाँ अपनाएँगे, किस तरह से करेंगे, तो ये तो आगे की बात है। सबसे पहले तो एजुकेशन पॉलिसी की ही बात है कि हम कम से कम अपने बच्चों को इस तरह से हाई मॉरल वैल्यूज़ दें, जो अभी तक तो हो नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये हमें अपने डिफेंस फोर्सेज़ को इंक्लूड करना चाहिए कि कि हमारे बचपन से ही जो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, वो एक तरह से अपने देश के लिए समर्पित हों, राष्ट्र के लिए समर्पित हों और जो कहीं भी उनके अंदर जो भावनाएँ हैं, वो इस तरह से अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ें, जिससे कि हमारे राष्ट्र का गौरव जो है, वो सुरक्षित रह सके। यस सर। तो सर ये कंक्लूजन में सर यही कहेंगे कि अमेरिका जो है, जो उनकी पॉलिसी के अनुसार चलेंगे वो सब अच्छे, जो नहीं चलेंगे तो फिर युद्ध है ही आपके नज़दीक। तो सर आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छे से चर्चा किया इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके घरेलू राजनीति तक और हम दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।